हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हिस्ट्री की क्वेश्चन सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है असहयोग आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस आती है तो आप हमारे चैनल से पूरी जीएस को कवर कर सकते हैं। यहाँ बहुत अच्छे लेवल से हम जीएस की प्रिपरेशन करा रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कोई क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आपको अगर कोई गया भी तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा, इतना नॉलेज आपको मिल जाएगी कि आप उस क्वेश्चन को अपने अंदाजे के बेस पर बिल्कुल सही टिक कर पाएंगे। तो असहयोग आंदोलन 1920 पे हम देखने वाले थे, तो इसकी भूमिका क्या रही थी तो देखते हैं। तो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया ये पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत में फैलने वाला ये आंदोलन था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में दिया गया। मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था उसको असहयोग आंदोलन में जन आंदोलन का रूप दे दिया। इसने राष्ट्रीयता गांव-गांव और शहर-शहर फैला दी। जो राष्ट्रीयता की भावना थी पूरे देश में फैला दी थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सामाजिक आधार चौड़ा करने और भौगोलिक रूप से विस्तारित करने में इसने अपनी अहम भूमिका निभाई। तो ये था असहयोग आंदोलन की कुछ भूमिका। अब हम पृष्ठभूमि देखने जा रहे हैं कि इसके कारण क्या रहे थे। तो हमने देखा कि भारत में ब्रिटिश शासन का शोषणपरक चरित्र, यानी कि ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों का लगातार शोषण हो रहा था। जैसे कि चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह में गांधी जी ने देखा था। फिर रॉलेट एक्ट आया, जिसके ज़रिए ना अपील ना वकील ना दलील वाला कानून कहा गया था, जिसे मोतीलाल नेहरू ने। इसके बाद होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उसके बाद 1919 का अधिनियम आया, जिससे भारतीय लोग जो थे वो असंतुष्ट थे। प्रथम विश्व युद्ध के कारण देश के हालात ख़राब हो गए थे। गरीबी, बेरोजगारी पूरे देश में फैल रही थी। खिलाफत आंदोलन में हमने देखा था कि जब खिलाफत आंदोलन में ये घोषणा की गई थी कि अगर हमारी मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो हम असहयोग करेंगे। और खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने मुस्लिमों का पूर्ण समर्थन किया था। उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने जो खिलाफत आंदोलन है उसमें भाग लिया था। तो ये थी इसकी पृष्ठभूमि। तो खिलाफत आंदोलन के बाद शुरू होता है असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से। खिलाफत मंच से कहा गया था यदि मांग स्वीकार नहीं की गई तो हम असहयोग करेंगे। तो और इसमें कहा गया था 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य तय किया गया। किसमें? असहयोग आंदोलन में। तो असहयोग आंदोलन वैसे तो 1 अगस्त 1920 से शुरू हो जाता है, लेकिन 1 अगस्त 1920 को फिर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो तिलक की याद में एक तिलक फंड जारी किया जाता है, जिसमें 6 महीने में 1 करोड़ रुपया जो है वो इकट्ठा हो जाता है। और इस 1 करोड़ रुपये को हम असहयोग आंदोलन में यूज़ करते हैं। यानी कि असहयोग आंदोलन में इस 1 करोड़ रुपये के ज़रिए मतलब सहयोग किया गया, ऐसा कह सकते हैं हम। सितंबर 1920 में कांग्रेस ने विशेष अधिवेशन किया। यानी कि सितंबर 1920 में, वैसे कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन है वो दिसंबर में होता है, लेकिन यहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। इसमें असहयोग आंदोलन शुरू करने के 2 आधार बताए थे, एक तो पंजाब मुद्दा और दूसरा खिलाफत मुद्दा। खिलाफत आंदोलन में पहले ही कह दिया था कि अगर हमारा मांग को स्वीकार नहीं किया जाता है तो हम असहयोग करेंगे। तो खिलाफत के मंच से 1 अगस्त को खिलाफत के मंच से ही ये कहा गया कि हमारी मांग स्वीकार नहीं की गई है तो हम असहयोग करेंगे अब से। और फिर 1 अगस्त को ही फिर जब तिलक की मृत्यु हो जाती है तो तिलक फंड आता है, जिसमें 1 करोड़ रुपये के जरिए असहयोग आंदोलन को शुरू किया जाता है। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। और इसमें बताया गया कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के 2 आधार बताए गए। पहला तो पंजाब मुद्दा और दूसरा खिलाफत मुद्दा। पंजाब मुद्दा आपको पता ही है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसके कारण। और फिर खिलाफत मुद्दा, खिलाफत आंदोलन में जिसमें कहा गया था कि अगर हमारा मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो हम असहयोग करेंगे। तो दिसंबर 1920 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में होता है, जिसको नागपुर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, जिसकी अध्यक्षता सी राजगोपालाचारी ने की थी। सी राजगोपालाचारी ने भी बताया कि पंजाब मुद्दा और खिलाफत मुद्दा और संवैधानिक तरीके से कांग्रेस गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन का संवैधानिक एवं कानूनी रूप से आगे बढ़ाएगी। यानी कि ये घोषणा की गई कांग्रेस के मंच से कि कांग्रेस जो है वो गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग जो आंदोलन है उसको संवैधानिक एवं कानूनी रूप से आगे बढ़ाएगी।
तो ये कहा गया कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन नागपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी सी राजगोपालाचारी ने। इसके बाद असहयोग आंदोलन में ये भी घोषणा की गई थी कि हम 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति करेंगे। असहयोग आंदोलन में केसर ए हिंद की उपाधि को गांधी जी ने लौटा दिया था और इस उपाधि केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा कर ही इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। घनश्याम दास बिरला ने राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन जो है उसके कार्यक्रम को हम 2 तरीके से देखते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक तरीकों में हम देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया था, कहीं ना कहीं ये सकारात्मक पॉइंट है असहयोग आंदोलन का। इसमें हिंदू और मुस्लिम एक साथ आए थे। अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन था ये, और स्वदेशी पर बल दिया गया था। तो ये तीनों ही भारत के पक्ष में सकारात्मक हैं। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक बिंदु को देखें अगर हम, तो इसमें कहा गया था कि जो सरकारी स्कूल या कॉलेज है उनका बहिष्कार किया गया था। चुनावों का बहिष्कार किया गया था कि 1919 का जो अधिनियम आया था उसके आधार पर 1923 में चुनाव होने वाले थे, तो उसका बहिष्कार कर दिया गया था पहले ही असहयोग आंदोलन में। सरकारी स्कूल जो हैं कॉलेज हैं उनका बहिष्कार किया गया। विधान मंडलों का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। उपाधियों एवं सम्मान को लौटा दिया गया। भू राजस्व देने से मना कर दिया गया और कोर्ट का बहिष्कार, वकीलों, इन सब का बहिष्कार कर दिया गया। तो ये भारत के पक्ष में कुछ नकारात्मक बिंदु थे। असहयोग आंदोलन का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा था, तो जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। इसमें विस्तार इसका पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक था। असहयोग आंदोलन पूरे भारत में फैला था ये, और इसने सामाजिक आधार को तैयार किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक सामाजिक आधार बन गया क्योंकि ये पूरे देश में फैल चुका था। विदेशी जो ब्रिटिश सत्ता का विरोध हुआ था इसमें, उससे आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप से कमज़ोर हुए थे ब्रिटिश सरकार, तो ये इसका फ़ायदा था। असहयोग आंदोलन के बाद फिर असहयोग आंदोलन में 5 फरवरी 1922 को एक घटना होती है जिसे चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। तो चौरी चौरा क्या है, ये गोरखपुर का एक गांव है, यूपी में पड़ता है गोरखपुर। तो वहाँ एक गांव है, यूपी को पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, यानी कि संयुक्त प्रांत में गोरखपुर में चौरी चौरा एक गाँव था। तो यहाँ असहयोग आंदोलन के अंतर्गत जब 3000 किसान की भीड़ ने पुलिस ने गोलीबारी की, तो ये असहयोग आंदोलन में 3000 किसान इकट्ठे हुए थे। तो असहयोग आंदोलन के अंतर्गत ही जब 3000 किसानों की भीड़ पर पुलिस ने गोलीबारी की, तो किसानों की भीड़ क्या हुआ, उग्र हो गई थी और चौरी चौरा स्थान पर इन्होंने पुलिस थाने को घेर लिया और आग लगा दी थी, तो जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो ये थी चौरी चौरा हत्याकांड। 5 फरवरी को हुआ था ये 1922 में। तो पहले ही हम देख चुके थे जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था, तो उसमें 1000 लोगों पर जनरल डायर ने गोली चला दी थी, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो कुछ इसी तरह की घटना है कि 3000 लोगों पर पुलिस ने गोलीबारी कर दी, तो किसानों पर गोलीबारी कर दी। और यहाँ किसान अब चुप बैठने वाले नहीं थे। किसानों ने क्या काम किया, किसानों की भीड़ उग्र हो गई और चौरी चौरा स्थान पर जो पुलिस थाना था उसको घेर कर जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसने यानी कि असहयोग आंदोलन ने अब 5 फरवरी 2022 को चौरी चौरा कांड में एक हिंसात्मक रूप धारण कर लिया। जिसके बाद अब 5 फरवरी के बाद 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस की बैठक होती है 1922 में बारदौली में, जिसमें असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया। क्योंकि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद अब जो असहयोग आंदोलन है उसने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया था। तो 12 फरवरी 1922 की बात है ये, कांग्रेस की बैठक जब 1922 में बारदौली में होती है, तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। फिर उसके बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए और जेल पहुंचा दिए गए। तो जब 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस की बैठक बारदौली में होती है, तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था और 10 मार्च 1922 को ठीक है 1 महीने बाद गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए और जेल पहुंचा दिए गए। असहयोग आंदोलन की वापसी पर प्रतिक्रिया क्या हुई, तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रतिक्रिया दिखाई देती हैं। तो कुछ पक्ष ऐसे हैं जो गांधी जी के पक्ष में थे और कुछ गांधी जी के विरोध में थे। तो असहयोग आंदोलन जब वापस गांधी जी ने लिया तो उसमें विरोधी प्रतिक्रिया किस किस ने दिखाई थी, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू इसमें आते हैं। CR दास और मोतीलाल नेहरू और जो विट्ठल भाई पटेल हैं वो भी इसके विरोध में थे, नकारात्मक पक्ष में थे वो। तो गांधी जी के जो विरोधी प्रक्रिया मतलब गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था उसके कारण CR दास और मोतीलाल नेहरू गांधी जी की विरोधी प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं यहाँ
इन्होंने कहा कि 1 वर्ष के भीतर गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन में घोषणा की थी कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का वादा किया था। तो आंदोलन जब चरम पर पहुंच गया था तब वापस ले लिया गया, तो इससे बहुत सारी जनता निराश हो गई थी। तो ये कहा था CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने कि जब असहयोग आंदोलन अपने पीक पर था, अपने चरम पर था, तब गांधी जी ने वापस लेकर ये सही नहीं किया। छात्रों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया। असहयोग आंदोलन में आपने देखा था कि स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया गया था। तो अब क्या होगा, उन छात्रों का क्या होगा जिन्होंने सरकारी स्कूल, कॉलेज या फिर कोर्ट कचहरी सब छोड़ दिया, अपनी नौकरी चाकरी सब छोड़ के बैठ गए थे, लोगों ने अपनी उपाधि त्याग दी थी, तो उन लोगों का क्या होगा। ब्रिटिश हिंसा के सामने ये हिंसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने अपना तर्क दिया CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कि ब्रिटिश हिंसा जो थी उसके सामने ये हिंसा कुछ भी नहीं है, चौरी चौरा जो हुई थी। सकारात्मक यानी कि गांधी जी के पक्ष में कौन कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और C राजगोपालाचारी जिसने अध्यक्षता की थी 1920 अधिवेशन की। कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था 1920 में, जो यहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जब नागपुर में होता है, तो इसकी अध्यक्षता C विजया राघवाचारी ने की थी। 1 अगस्त को तो खिलाफत मंच से कहा गया था कि मांग स्वीकार नहीं की तो असहयोग करेंगे, तो असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। सितंबर 1920 में कांग्रेस ने विशेष अधिवेशन किया था कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, और असहयोग आंदोलन शुरू करने के 2 आधार बताए थे, पंजाब मुद्दा और खिलाफत मुद्दा। फिर दिसंबर 1920 में तो ये वार्षिक अधिवेशन C विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में जब होता है, तो कांग्रेस के नेतृत्व में इस आंदोलन का संवैधानिक एवं कानूनी रूप से आगे बढ़ा दिया गया। तो असहयोग आंदोलन जब वापस लिया गया तो सकारात्मक पक्ष में कौन कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और C गोपालाचारी। तो गांधी जी की अहिंसात्मक रणनीति का हिस्सा था, यानी कि इन लोगों ने कहा, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी, इन सब लोगों ने कहा कि गांधी जी की ये अहिंसात्मक रणनीति का हिस्सा था। कहीं ना कहीं गांधी जी ने ये जो आंदोलन वापस लिया था, तो गांधी जी की एक रणनीति होती है कि कोई भी आंदोलन चलाएंगे तो सबसे पहले संघर्ष करेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए विराम, फिर दोबारा से वापस संघर्ष। तो ये रणनीति होती है गांधी जी की। तो गांधी जी के लिए इन लोगों ने कहा कि पटेल ने और राजेंद्र प्रसाद, C गोपालाचारी, इन सब ने कहा कि गांधी जी ने ये आंदोलन एक रणनीति के तहत वापस लिया है, इसके पीछे भी कारण है। ब्रिटिश इस हिंसा को, जो चौरी चौरा कांड हुआ था, तो इस हिंसा को आधार बनाकर एक बड़ी हिंसा को अंजाम दे सकते थे, इसलिए भी वापस लिया था। तो ये कुछ कारण बताए थे जो गांधी जी के पक्ष में थे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन के बाद। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने मुस्लिमों का समर्थन किया था और कहा था कि हम आपका साथ देंगे। तो मुस्लिम जो थी जनसंख्या, उसका एक तरह से सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश की थी असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने। तो 1920 के कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन होता है, इसमें असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किसने किया था, तो CR दास ने। तो 1920 का जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है, नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता C विजय राघवाचारी ने की थी। लेकिन कांग्रेस के जो नागपुर अधिवेशन में, इसमें असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किसने किया था, तो CR दास ने किया था। बाद में जब गांधी जी आंदोलन को वापस ले लेते हैं, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ही इसका विरोध करते हैं। तो CR दास ने ही प्रस्तावित किया था असहयोग के प्रस्ताव को कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में। स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान और कहा था कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति करके दिखाएंगे, ये हमारा लक्ष्य रहेगा असहयोग आंदोलन में। तो स्वराज का नारा किसने दिया था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान, और कहा था कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति करके दिखाएंगे। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चलता है। ये पहला जन आंदोलन था। इसमें गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी। अपनी वकालत किसने छोड़ी थी, तो चित्तरंजन दास यानी कि CR दास ने अपनी वकालत छोड़ी थी इसमें। राहुल सांकृत्यायन जो 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान सक्रिय थे, तो वो कहाँ से, छपरा से। छपरा बिहार में पड़ता है, तो छपरा से सक्रिय थे राहुल सांकृत्यायन। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा से सक्रिय थे राहुल सांकृत्यायन। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को होता है। ये कहाँ है, गोरखपुर में। चौरी चौरा हत्याकांड के समय गांधी जी कहाँ थे, तो बारदौली में थे। तो बारदौली से ही फिर गांधी जी ने ये आंदोलन वापस लिया था।
पीछे आपने देखा भी था, जब 5 फरवरी 2022 को चौरी चौरा हत्याकांड होता है, उसके बाद 12 फरवरी को कांग्रेस की बैठक जो होती है वो बुलाते हैं गांधी जी 1922 में बारदौली में, और आंदोलन को वापस ले लिया था, और 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिए गए थे गांधी जी। नेक्स्ट तो 24 फरवरी 1922 को कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था? तो डॉक्टर मुंजे ने। जब गांधी जी ने 12 फरवरी को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, 5 फरवरी 1922 को, तो 12 फरवरी को 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिया, तो उसके बाद 24 फरवरी 1922 को कांग्रेस समिति की बैठक होती है, जिसमें असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था? तो डॉक्टर मुंजे ने। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे कि 1920 के कांग्रेस के जो नागपुर अधिवेशन है उसमें असहयोग के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? तो CR दास ने। स्वराज का नारा गांधी जी ने किस में दिया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन पहला जन आंदोलन था, 1920 से 1922 तक चलता है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति करेंगे, ऐसा लक्ष्य रखा गया। केसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान। अपनी वकालत छोड़ दी थी CR दास ने। चित्तरंजन दास। राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान सक्रिय कहाँ से थे? बिहार के छपरा से। चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था। चौरी चौरा हत्याकांड के समय गांधी जी कहाँ थे? तो बारदौली गुजरात में थे। 24 फरवरी 1922 को कांग्रेस समिति की बैठक जब होती है तो उसमें असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया गया था डॉक्टर मुंजे द्वारा। अब चलते हैं असहयोग आंदोलन पर। तो वर्ष 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था तो CR दास ने। यह हमने अभी पढ़ा कि 1920 का जब नागपुर अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो इस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? तो CR दास ने, चित्तरंजन दास ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में। 1920 में घोषणा की गई थी असहयोग आंदोलन की। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन। 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के संबंध में क्या सही है कि इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक रही थी, क्योंकि 1922 में जब चौरी चौरा हत्याकांड होता है 5 फरवरी को, तो 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य रखा गया था। बहिष्कार इसकी योजना में शामिल था। असहयोग आंदोलन से कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, यानी कि कांग्रेस ने सर्वप्रथम जन आंदोलन चलाया था असहयोग आंदोलन से ही। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी, सही बात है ये, क्योंकि खिलाफत आंदोलन के बाद हिंदू मुस्लिम एक साथ आ गए थे असहयोग आंदोलन में। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था असहयोग आंदोलन में। ब्रिटिश आंदोलन ने गांधी जी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस किया था, तो केसर ए हिंद की उपाधि को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस किया था। गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, तो असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत किसने छोड़ दी थी? तो CR दास, चित्तरंजन दास ने। तो असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत किसने छोड़ी थी? CR दास ने। असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था, परंतु इसके परिणाम नहीं देख सकते बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी सितंबर में। तो अगस्त में मृत्यु हुई थी। 1 अगस्त को खिलाफत मंच से मांग स्वीकार नहीं की गई तो असहयोग करेंगे ऐसी घोषणा की गई थी। तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य रखा गया था। और 1 अगस्त को ही तिलक की मृत्यु हो गई थी, तो तिलक फंड जारी किया गया, इसमें 1 करोड़ रुपये इकट्ठा हुआ था। तो उसको सितंबर 1920 में कांग्रेस ने विशेष अधिवेशन किया था, कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। तो असहयोग आंदोलन यहाँ से शुरू करने के 2 आधार बताए थे, पंजाब मुद्दा और खिलाफत मुद्दा। तो 1 करोड़ फंड को इसमें यूज़ किया गया था असहयोग आंदोलन में। तो 1 अगस्त से आंदोलन शुरू हो जाता है। तो तिलक ऐसे व्यक्ति थे जिसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था, परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके। राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में कहाँ से सक्रिय थे? तो बिहार के छपरा से। फिर चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर जनपद में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था चौरी चौरा कांड के कारण। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? बारदौली में। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, यह समाप्त हुआ 1922 में।
चौरी चौरा का हत्याकांड होता है 5 फरवरी को। फिर 12 फरवरी को गांधी जी जब बारदौली में थे तो बारदौली में ही अपनी कांग्रेस की बैठक बुलाई थी, जिसमें आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी बारदौली से। 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर मुंजे ने। असहयोग आंदोलन स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम है। तो असहयोग आंदोलन कैसे कैसे, सबसे पहले चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ था, यानी कि चौरी चौरा हत्याकांड। फिर किसानों की भीड़ थी, उसने पुलिस थाने को जला दिया था। इसके बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन किया गया था और गांधी जी की इसके बाद मार्च में गिरफ्तारी हो जाती है 10 मार्च को। घटनाओं का सही क्रम, चौरी चौरा कांड होता है, फिर बारदौली प्रस्ताव आता है जिसने असहयोग आंदोलन का स्थगन किया जाता है। 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। वह जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश विदेशी जो वस्त्रों के जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा था कि यह बर्बादी निष्ठुर बर्बादी है, तो ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान स्थापित की गई थी। तो काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया, ये सब असहयोग आंदोलन के दौरान ही स्थापित की गई थी। 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। फिर ये कुछ घटनाएं, उनके कालक्रम दिए गए हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाता है खिलाफत मंच से। अप्रैल 1919 में रॉलेट सत्याग्रह आता है। कथन है, गांधी जी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। सही बात है ये। इस स्थगन का CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। तो दोनों बात सही है, सही बात है। जब गांधी ने असहयोग आंदोलन का स्थगन किया था तो CR दास, मोतीलाल नेहरू ये सब इसके विरोध में आ गए थे। तो दोनों कथन सही हैं, परंतु RA का सही व्याख्या नहीं है कि असहयोग आंदोलन के वापस लेने का कारण CR दास और मोतीलाल नेहरू नहीं थे, ये तो चाहते थे आंदोलन चलता रहे। तो ये दोनों सही हैं कथन अपने आप में, लेकिन A का सही कारण R नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्वराज पार्टी का गठन 1923। तो स्वराज पार्टी गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति इसका लक्ष्य रखा गया था। 5 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरा हत्याकांड होता है तो 12 फरवरी 1922 को बारदौली की कांग्रेस बैठक में आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को 6 वर्ष की सज़ा हो जाती है। गांधी जी पहुँच जाते हैं जेल। इसके बाद कांग्रेस में 2 समूह बनकर उभरते हैं। बारदौली बैठक के बाद असहयोग आंदोलन की वापसी पर जो कांग्रेस थी उसमें 2 भागों में विभाजन एक तरह से देखने को मिलता है। विभाजन नहीं होता है, 2 समूह बन जाते हैं। पहला समूह जो होता है वो परिवर्तनवादी और दूसरे होता है अपरिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी में आते हैं, प्रो चेंजर्स में आते हैं CR दास, जो देश बंधु के रूप में जाने जाते हैं, चितरंजन दास। दूसरे थे मोतीलाल नेहरू और तीसरे थे विट्ठल भाई पटेल, जो पटेल जी के बड़े भाई थे। अपरिवर्तनवादी में आते हैं गांधीवादी। अपरिवर्तनवादी थे वो गांधीवादी थे। इसमें थे C राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। तो जो परिवर्तनवादी थे और अपरिवर्तनवादी, इसमें अंतर क्या था? ये चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते थे और परिवर्तनवादियों का कहना था कि चुनाव में भाग लेना है। तो परिवर्तनवादी जो हमने देखा, परिवर्तनवादी उसमें CR दास, देशबंधु, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल, इनका ये कहना था कि बदलती परिस्थितियों में कांग्रेस को चुनाव में भाग लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम चुनाव में भाग लेंगे तभी सरकार तक पहुंच हमारी बन सकेगी। तो 1919 के अधिनियम के तहत जब 1923 में चुनाव होना था तो कांग्रेस जो थी स्वराज पार्टी की ओर और ब्रिटिश नीतियों का पर्दाफाश करना चाहती थी। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि परिवर्तनवादी ये चाहते थे कि जो
19 के अधिनियम द्वारा 1923 में जो इलेक्शन होगा उसमें भाग लेकर हम पहुँचेंगे सरकार तक और फिर सरकार का विरोध कर सकेंगे। जो ब्रिटिश की नीतियाँ हैं हम उनका पर्दाफाश कर सकेंगे और स्वराज पार्टी की ओर ये लोग बढ़ने लगे जब उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया था तब। इसके बाद जो अपरिवर्तनवादी थे उनका ये कहना था चुनाव में भाग नहीं लेना है और इनका तर्क ये था अपरिवर्तनवादियों का। अच्छा, पहले परिवर्तनवादियों का पूरा बात देख लेते हैं कि परिवर्तनवादी जो थे वो चाहते थे कि चुनाव में भाग लेंगे तब हम ऑब्जेक्ट यानी कि ब्रिटिशर्स का जो है वो विरोध ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे। ब्रिटिश सत्ता के साथ चुनाव जीतने के बाद ही हम असहयोग कर पाएंगे या विरोध कर पाएंगे। तो ये परिवर्तनवादियों का कहना था कि परिवर्तन हम तभी कर सकेंगे, हम विरोध तभी एक अच्छे स्तर पर कर पाएंगे जब हम चुनाव जीत जाएंगे और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ तभी आवाज़ उठा पाएंगे अच्छी तरीके से। आंतरिक संघर्ष को बाहरी संघर्ष तक जोड़ पाएंगे, यानी कि विदेश तक अपनी आवाज़ पहुंचा पाएंगे, ब्रिटेन तक अपनी आवाज़ को पहुंचा पाएंगे जब हम चुनाव जीत जाएंगे। तो परिवर्तनवादियों का ये कहना था कि चुनाव का बहिष्कार करना सही है क्योंकि चुनाव में यदि हम भाग लेते हैं तो चुनाव टिकट को लेकर आपस में ही प्रतिद्वंद्विता बढ़ जाएगी और राष्ट्रीय आंदोलन इससे कमज़ोर पड़ सकता है। तो ये अपरिवर्तनवादियों का कहना था। फिर दिसंबर 1922 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया बिहार में होता है तो इसकी अध्यक्षता सी.आर. दास ने की थी। सी.आर. दास परिवर्तनवादी थे जो कहते थे कि 1923 में जो इलेक्शन होना है उसमें हमें भाग लेना चाहिए। तो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन गया बिहार की अध्यक्षता जब सी.आर. दास ने की तो प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस की बदलती हुई परिस्थितियों में कांग्रेस को चुनाव में भाग लेना चाहिए, ये सी.आर. दास का कहना था। लेकिन अधिकांश जो है कांग्रेस वो गांधी समर्थक थे, उन्होंने इसका विरोध किया। तो जनवरी 1923 में सी.आर. दास मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस को छोड़ दिया था और मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसका नाम बाद में हुआ था स्वराज पार्टी। तो इसके बाद स्वराज पार्टी जो आती है उसका योगदान देखते हैं और सफलता देखते हैं। तो स्वराज पार्टी जो आई थी मार्च 1923 में, स्वराज पार्टी की संकल्पना को मतलब स्वराज की जो संकल्पना रखी गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान कि 1 वर्ष के भीतर हम स्वराज की प्राप्ति करेंगे, तो इसकी संकल्पना को मजबूती से रखा गया स्वराज पार्टी द्वारा। आंतरिक संघर्ष को बाहरी संघर्ष से जोड़ने का भी काम किया था इसने, क्योंकि 1919 के अधिनियम के तहत जब 1923 में चुनाव हुए थे तो केंद्रीय सभा में 101 में से 42 सीटें जीती थी। किसने? स्वराज पार्टी ने। तो स्वराज पार्टी की बड़ी जीत थी, 101 में से 42 सीटें काफ़ी बड़ी जीत है एक तरह से। केंद्रीय सभा में 42 सीटें प्राप्त की थी स्वराज पार्टी ने। केंद्रीय सभा यानी कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी स्वराज पार्टी। मध्य प्रांत में इसने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया था स्वराज पार्टी ने। बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और बॉम्बे और संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन मद्रास और पंजाब में इसकी स्थिति खराब रही थी। तो मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत, बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी और बॉम्बे और संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। बस मद्रास में, दक्षिण भारत में मद्रास और ऊपर उत्तर भारत में पंजाब, तो यहाँ स्थिति थोड़ी खराब रही थी। 1925 में प्रसिद्ध स्वराजवादी जब विट्ठल भाई पटेल जो थे वो केंद्रीय सभा के अध्यक्ष बने थे। तो ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय सभा के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1925 में बने थे, केंद्रीय सभा के स्पीकर बने थे। स्वराज पार्टी के दबाव में ही 2 कमेटी का गठन किया गया था। एक तो मुंडी मैन कमेटी। मुंडी मैन कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1919 का जो अधिनियम आया था इसकी समीक्षा के लिए मुंडी मैन कमेटी आई थी जो स्वराज पार्टी के दबाव में स्थापित की गई थी। दूसरा है एंड्रयू स्क्रीन कमेटी। तो एंड्रयू स्क्रीन कमेटी क्या थी? इसने सेना के भारतीयकरण के लिए गठित की गई थी, मतलब सेना में भारतीयों का जो है वो ज़्यादा योगदान हो, तो भारतीय सेना का भारतीयकरण किया जाए, इसके लिए गठित की गई थी एंड्रयू स्क्रीन कमेटी। स्क्रीन पर केवल भारतीय दिखाई दें यानी कि सेना में, तो एंड्रयू स्क्रीन कमेटी। और मुंडी मैन कमेटी ने 1919 की समीक्षा के लिए आई थी। तो ये स्वराज पार्टी के गठन दबाव में ही गठित की गई थी। इसके बाद गांधी और दास समझौता होता है। गांधी और सी.आर. दास के बीच फिर 1924 में एक समझौता होता है। इसमें कहा गया कि कांग्रेस के विभाजन को बचाने के लिए कहा गया कि स्वराज पार्टी व कांग्रेस जब एक ही है,
मतलब उनका काम तो एक ही है, वो दोनों देश के लिए ही काम कर रही है, तो लेकिन इनके अभिन्न अंग है, मतलब एक ही काम कर रही है, बस अलग अलग अंग हैं, तो जिसका उद्देश्य एवं कार्यक्रम तो समान है, बस अंतर क्या है कि चुनाव लड़ने और ना लड़ने को लेकर था। तो इसके द्वारा समझौता किया गया कि राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन से बचाने के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण रखता है ये समझौता, गांधी जी और दास का समझौता जो होता है, सी आर दास का 1924 में। फिर स्वराज जो पार्टी थे उन्हें स्वराजवादी कहा जा सकता है। स्वराजवादियों की असफलता या पतन क्या था, का कारण क्या था कि ये अपने मूल लक्ष्य से भटक गए थे। जब ये स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी तो ये चुनाव में लग गए थे, तो अपने मूल लक्ष्य से भटक गए। सांप्रदायिक तत्वों का प्रवेश हो गया था पार्टी में, और प्रसिद्ध स्वराजवादी नेता का 1925 में निधन हो गया था, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने तो इस पार्टी का गठन किया था, लेकिन 1925 में इनका निधन हो जाता है तो पार्टी कमज़ोर पड़ जाती है। अब हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो स्वराज पार्टी का गठन 1923। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना जिन कारणों से हुई थी वह क्या था कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, जिसके विरोध में आ गए थे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लेने के विरोध में सी आर दास ने और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के अधिनियम के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, यानी कि ये कहते थे कि काउंसिल में प्रवेश कर पाएंगे हम, और ये परिवर्तनवादी थे, जबकि अपरिवर्तनवादियों का कहना था कि हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो ये भी विरोध था इन दोनों में, तो इसलिए स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र किसने दिया था? सी आर दास ने 1922 के गया अधिवेशन में, जब उन्होंने कहा था कि स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस पद के कांग्रेस पद से त्यागपत्र दिया था। तो हमने देखा था कि दिसंबर 1922 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया बिहार में होता है तो अध्यक्षता सी आर दास ने की थी। प्रस्ताव रखा था कि कांग्रेस बदलती परिस्थितियों में चुनाव में भाग लेना चाहिए, लेकिन जनवरी 1923 में सी आर दास ने और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस छोड़ दी थी, क्योंकि अधिकांश जो थे वो गांधीवादी समर्थक थे, उन्होंने इनका साथ नहीं दिया। तो जनवरी में इन्होंने पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, और मार्च 1923 में फिर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया कि स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र किसने दिया था? तो सी आर दास ने दिया था। स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ, तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, और श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल ये सब थे। इसमें से नेता कौन नहीं थे? तो सी राजगोपालाचारी नहीं थे, ये गांधीवादी समर्थक थे। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, एन सी केलकर, और इनमें से स्वराज पार्टी से संबंधित कौन नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ये भी गांधीवादी समर्थक थे। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास, सी आर दास को जाना जाता है देशबंधु के नाम से। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो सी आर दास ने कहा था ऐसा। इसके बाद एक सेकंड, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर गठन किया था इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी। तो कांग्रेस नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर गठन किसका किया था? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी का। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय किसने लिया था? तो मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय किसने लिया था? तो इंडिपेंडेंट पार्टी मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, दोनों मामा से आते हैं, तो मामा ने घोषणा की थी इंडिपेंडेंट पार्टी 16 दिसंबर 1922 को बनाने की। मामा मतलब मदन मोहन मालवीय और दूसरे माँ से मोतीलाल नेहरू, इंडिपेंडेंट पार्टी 1922 में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी कि स्पीकर चुना गया, यानी कि केंद्रीय सभा का। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव पार्टी का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन चुना गया? विट्ठल भाई पटेल को। वे राष्ट्रीय नेता जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, तो वो कौन थे? विट्ठल भाई पटेल 1925 में। अगला टॉपिक है हमारा साइमन कमीशन 1927, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो
वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जो भी आपके ख़ास हों उसको रिकमेंड करो चैनल को, क्योंकि यहाँ इस जैसा कंटेंट तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। जो पेड क्लासेस हैं उसका कंटेंट आपको फ्री में दिया जा रहा है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।